गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय है, इसमें आपका सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि 150 घंटे में आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे वो सारे कराए जाएंगे। और उसमें जो नेक्स्ट मैं लेके आया हूँ सब्जेक्ट वो है पॉलिटी, और हम जो शुरू करने वाले हैं केंद्र सरकार से, ठीक है। और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसदीय समितियां, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जान ही रहे हैं कि जो पॉलिटी है एक तरह से वहाँ पे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो 150 घंटे का है जैसा कि हमने बोला हुआ था, और 150 घंटे में ही आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हम लोग फटाफट शुरू कर देते हैं, ओके। टाइमिंग आपने देख रखी हुई है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर 7 से 8, पॉलिटी 9 से 10, और ज्योग्राफी ये रात में 8 से 9, इकोनॉमी 3 से 4 दोपहर में, और इन्वायरमेंट जो है वो 5 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में आपको ये कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, जो भी नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा कि 150 घंटे का प्रोग्राम है। इसमें जब भी आप प्रीलिम्स देंगे, इवन जब भी लगे कि हाँ अभी मैं एग्ज़ाम देना है, तो ये आप देख लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ में और फैक्ट के साथ में आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। राष्ट्रपति में क्या क्या टॉपिक हमें यहाँ पे करने हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, कैसे निर्वाचित किया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हम एक एक करके देखेंगे फटाफट। पहला टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है राष्ट्रपति के पद की अर्हताएं, ठीक है। अर्हताएं मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान सुन ले, योग्यता की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन ऐसा योग्यता रखता है जो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ आर्टिकल्स भी रहेंगे जिससे आपको बेहतर तरह से समझ जो है वो विकसित हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हाँ, राष्ट्रपति का पद देखो प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक होता है और बहुत ही मर्यादित और गरिमा में पद होता है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष, ठीक है, कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है। कार्यपालक अध्यक्ष, इस पे फोकस करना आप लोग, ठीक है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी गजट जारी किए जाते हैं उसमें सब में जिसका नाम होता है वो किसका नाम होगा? राष्ट्रपति का साइन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन होते हैं। और एक खास बात, जितनी भी जमीन आप देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपकी है, वो आप छोटा सा उसमें देखना, कहीं पे भी जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें साइन होते हैं राष्ट्रपति की उसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो संपत्ति है, जो आपकी जमीन है, वो आपकी नहीं है। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है, हाँ। और उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि ये राष्ट्रपति की जमीन है, अर्थात भारत सरकार की जमीन है। आपको सिर्फ क्या है, लीज पे दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके नाम की होती है जमीन, आप उसको बेच भी सकते हैं और उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति के साइन होते हैं छोटे से, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगी यहाँ पे, ठीक है। तो कार्यपालक कार्य जो है उसके नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्तियां जो है वो उनमें निहित होती, उनमें मतलब राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री में नहीं होती। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से लगातार, ठीक है। कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, और वह देश का प्रथम नागरिक है। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है।
बात समझ रहे हो? कहीं पे भी अगर पूछा जाए कि भाई राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक, हाँ वही बन सकता है जो भारत का नागरिक है। सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ऐसा आर्टिकल 74 बोलता है। ठीक है, बात समझ में आई? जो भी मतलब जो अधिकांश अधिकार उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? जो अधिकार होंगे वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद अधिकतर शक्तियां और आधिकारिक प्रैक्टिस करती है। ठीक है, मतलब उसके वो उपयोग किया जाता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होगी। 54 ऐसा बोलता है कि एक निर्वाचक मंडल होगा जो निम्न प्रकार की है। निर्वाचक मंडल इजुगल टू निर्वाचित संसद सदस्य प्लस निर्वाचित विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक तरह से एक निर्वाचक मंडल है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें निर्वाचित संसद सदस्य होते हैं और निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी निर्वाचक मंडल बनाया जा रहा है उसके लिए उसमें क्या क्या है? निर्वाचित संसद सदस्य और निर्वाचित विधानसभा सदस्य। यहां उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है भाई? कि निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ध्यान देना बिल्कुल से, जो निर्वाचित होंगे मनोनीत नहीं, जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते था, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि लिख रहा है मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। कई बार यूपीएससी ने भी अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्टेट पीसीएस में लगातार सीधे सीधे 2 लाइनें पूछी जाती हैं, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 71वां है, ध्यान से रख देखना, ये 71वां संविधान संशोधन है, 17वां नहीं है। क्या है? 71 है। 71वें संविधान संशोधन के बाद से दिल्ली और पुदुचेरी, पहले पुदुचेरी पांडिचेरी कहा जाता था, इसको क्या बोला जा रहा है? पुदुचेरी बोला जा रहा है। तो यहाँ की जो विधानसभाओं के सदस्य होंगे उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और खास बात यहाँ पे, जब भी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे ऐड नहीं है, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में जब भी वहाँ पे विधानसभा जैसे कोई चीज़ अस्तित्व में आएगी तो वहाँ के लोग भी क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे। आर्टिकल 55 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित कुछ प्रावधान हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को बताते हैं, जो कि आर्टिकल 55 में दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की अर्हताएं। अब हम पहला टॉपिक करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? थोड़ा सा डेमो ले रहे थे। किसका? राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा सा डेमो ले रहे थे। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 कहता है कि वही राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसके पास में ये सारी योग्यताएं हों। अब वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है तो ध्यान से देखो। आर्टिकल कौन सा है? 58 आर्टिकल है और इसमें क्या है? सबसे पहली बात वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो वो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा नहीं, ध्यान रखना, राज्यसभा नहीं, किसकी? लोकसभा की सदस्यता जो है उसने जो सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के
पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद समझ रहे हो? लाभ का पद मतलब होता है कि भाई आप संसद सदस्य हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी लिमिटेड कंपनी में, किसी लिमिटेड कंपनी में अगर आपको कोई तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, अगर कोई तनख्वाह आपको मिल रही है तो वो लाभ का पद माना जाएगा, ठीक है। तनख्वाह मतलब आपकी जो सैलरी बन रही है, ठीक है, सैलरी बन रही है, अगर ऐसे किसी पद पर आप आसीन हैं तो क्या वो लाभ का पद माना जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री हो, उसे लाभ का पद जो है वो नहीं माना जाता है, तो उसे क्या है, वो योग्य होगा, अर्थात जो है उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब यहां पे कोई राष्ट्रपति दोबारा से चुनाव लड़ना चाहे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, या राज्य का राज्यपाल कोई चुनाव लड़ना चाहे, या संघ या किसी राज्य का मंत्री अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो क्या है, वो चुनाव लड़ सकता है। तो वो क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाए, अर्थात जो है वो योग्य होगा। बात समझ में आ गई? लाभ का पद। और लाभ का पद निर्धारित कौन करता है? संसद निर्धारित करती है। कभी भी पूछा जाए आपसे कि कौन निर्धारित करता है लाभ का पद, तो संसद निर्धारित करती है। यहां पे लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करते हैं, राष्ट्रपति भी नहीं करते हैं, सिर्फ संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो लाभ का पद बताए कि लाभ का पद क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति देख लो कैसी कैसी है। हालांकि हम अभी शुरू में जब हम लोग इंट्रो देख रहे थे राष्ट्रपति का, तो हमने चर्चा की हुई थी। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसको हम लोग निर्वाचक मंडल बोलते हैं। हाँ, इस निर्वाचक मंडल में हमने बातें करी हुई थी कि लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी, बात समझ में आ रही है? अभी जम्मू कश्मीर को नहीं गिना गया, ध्यान रखना, सिर्फ 2 ही हैं राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या है, शामिल होते हैं। और ये चुनाव कैसे होता है? ये निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता, मतलब डायरेक्टली जैसे हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग वोटिंग करते हैं जाके ना, वो नहीं होती है, ठीक है। कैसे होती है? यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा, संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पे विधानसभा अस्तित्व में है, वहां के लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बने निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या काम यहां पे किया जा रहा है, क्या बात बताई जा रही कि ये लोग शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ यही शामिल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और आगे कहा जा रहा है कि निर्वाचक मंडल में इसके सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, और यहां पर उनका एकल मत हस्तांतरित होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है, और इस प्रक्रिया को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। बात समझो क्या कहने का मतलब है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता क्या है कि भाई देखो, अगर ये A, B, C, D, अगर यहाँ पे C को बहुमत मिल रहा है, ज्यादा वोट है, तो इसके वोट क्या करे जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इधर इसको, ठीक है, इसको प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब इसको अधिक मिल रहे हैं, फिर इसको अधिक मिल रहे हैं, इसको सबसे कम मिल रहे हैं, ठीक है, इसको सबसे कम मिल रहे हैं, तो क्या है, वोट जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये जो है एकल मत हस्तांतरित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि भाई जिसको कम वोट मिलेंगे वो क्या है, वो राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर हो जाता है, वो अपना मत जो है वो किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग
संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसका साफ साफ मतलब है कि जो भी हमारी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, उनके जो मत का मूल्य है उनका योग संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित सदस्य समझ रहे हो आप लोग? हाँ, वही मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित संसद सदस्य होते हैं, ठीक है, सांसद जिनको बोलते हैं, उन सभी निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य के योग के बराबर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति एक बार समझ लो क्या है, इसके बारे में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल जिससे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज भी बोलते हैं, इंग्लिश में दिया गया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका जो है वर्णन किया गया है। हमने अभी बात पहले डिस्कस कर ली हुई थी आपसे। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य के विधानसभा और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं, साथ में लोकसभा और राज्यसभा के भी यहाँ पे सदस्य भाग लेते हैं। ये हमने देख लिया हुआ था कि मनोनीत सदस्य जो है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, सिर्फ एक वोट देता है, ठीक है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है, क्या बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी और तीसरी पसंद कौन है। ठीक है, तो वोट एक ही रहता है, बस क्या है, जो जिसके पास में ज़्यादा मत हैं, फिर उससे जो कम मत हैं, फिर उससे जो कम मत हैं, जो बिल्कुल कम मत होंगे वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने बताया था ABCD वाला, अगर C के पास ज़्यादा है, फिर D के पास ज़्यादा है, फिर B के पास ज़्यादा है, तो A वाला क्या करेगा, वोट अपने सबको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि आपने देख रहे हैं, यही यहाँ पे बात बोली जा रही है। ओके, बात समझ में आ गई, क्या बोला जा रहा है? इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया देखो, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हाँ, अच्छा, महाभियोग कई जगह कहा जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो वहाँ पे भी महाभियोग का नाम यूज किया जाता है, लेकिन देखो ये साफ साफ गलत है, उसको पद से हटाया जाता है, उसको क्या है, पद से हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। अब वो कैसे काम कर रही है एक बार मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। कहाँ दिया गया है, ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। इसलिए कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे हटाने हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है, ध्यान से सुन लो, संविधान का उल्लंघन सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, उसी के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे कंफ्यूज करे यूपीएससी और बोल दे कि नहीं लोकसभा में लाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी में भी, किसी जो भी आप सदन देख रहे होंगे, राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है। अब कैसे कैसे ये काम करेगी, देखो कैसे शुरू किया जाएगी। जो भी राज्यसभा या लोकसभा, जो भी सदन जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया ला रहा है, तो उसको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रथम सदन जहां से स्टार्ट हो रही है प्रक्रिया, ध्यान रखना, प्रथम सदन 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी को देता है। ठीक है, कि भाई 1/4 सदस्य है, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाह रहे हैं। उधर क्या करता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है, मान लो लोकसभा में अगर स्टार्ट की जा रही तो लोकसभा अध्यक्ष से पूछा, वो कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय, हम 1/4 लोग सहमत हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाएं, क्या ला सकते हैं? तो बोलता कि हाँ ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/4 सदस्य जो है वो राजी हो गए हैं। उसी तरह से प्रक्रिया राज्यसभा में भी होती है। बात समझ में आई?
पीठासीन अधिकारी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है कि भाई आपके साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको कुछ पता भी है? तो बोलता हमको तो नहीं पता है, बता देता कि हाँ देखो 14 दिन पहले हमने आपको बता दिया, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। तो 14 दिन पहले क्या है, उसको सूचना दे दी जाती है और इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अथवा अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखता है। बात समझ में आई? और इसके बावजूद यदि सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही समझता है तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर देता है और प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। बात समझ में आई? क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? 2/3 बहुमत, इसका मतलब है कि साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है यहाँ पे। बात समझ में आई? 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता है। साधारण बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं ला सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है और वह समिति अगर राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाती है तो दूसरा सदन भी अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों को के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, अर्थात विशेष बहुमत की आवश्यकता दूसरे सदन में भी है। बात समझ में आ गई? तो कभी भी कंफ्यूज करने के लिए अगर यूपीएससी पूछे कि नहीं पहले सदन में विशेष प्रक्रिया चलेगी या दूसरे सदन में साधारण प्रक्रिया चलेगी, नहीं, दोनों सदन में विशेष प्रक्रिया के तहत जो है ये जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ठीक है। आगे दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। बात समझ गए? महाभियोग का मतलब क्या है? पद खुद छोड़ता है। पद क्या है? खुद से छोड़ता है। लेकिन जो आप कंफ्यूज करके पढ़ते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाता, नहीं, प्रक्रिया सेम यही है, लेकिन उसको राष्ट्रपति पद से हटाता है, उसको पद से हटाता है और ये खुद ही पद को त्याग करता है, इसको कोई हटाता नहीं है। इसी वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग का बात किया जाता है कि मतलब महाभियोग इसको बोला जाता है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको पद से हटाया जाता है। तो ये मूल अंतर आप समझ लो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना, तमाम सारी किताबों में लिखा है उल्टा सीधा, तो वो आप उनसे कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट देखो, भारत का राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसको दे सकता है? त्याग अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर वो नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? ऐसा देखो, ये तमाम सारी चीजें हैं। अभी कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, तो वो लोकसभा अध्यक्ष देगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। अगर वो भी नहीं होगा तो किसको त्याग पत्र देगा जाके? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे देगा जाके, ठीक है। अगर वो भी नहीं होगा तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको त्याग पत्र अपना देगा जाके। अब देखो, अब ये मत बोल देना कि नहीं सारे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर तो बस आप लोगों का नाम लेना रहेगा या बाकी उसमें से कोई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलती है, ओके। आगे देखो, तो क्या करेगा? उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की तुरंत सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति महोदय का हमारे पास में त्याग पत्र जैसी कोई चीज आई हुई है, आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए देश का राष्ट्रपति पद का दायित्व संभाल सकता है, परंतु एक खास बात, यदि वह ऐसा करने में किसी कारणवश असमर्थ होता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो, यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी किसी कारण उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो पद ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक इसमें फैक्ट है, वो अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां राष्ट्रपति का दायित्व संभाल चुके हैं, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति का पद
पद की रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाता है। क्यों ऐसा है? संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद खाली नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि अगर वो जगह खाली हो जाती है तो आगे की प्रक्रिया ठप हो जाती है। इस वजह से जितने भी संवैधानिक पद हैं पहले वो भर लिए जाते हैं, इसके बाद ही वहां से जो पहले से आसीन व्यक्ति है वो अपनी पद को रिक्त करता है, वहां से रिजाइन करता है। बात समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो, यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की देरी होती है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव होने पर पुराना राष्ट्रपति ही कार्यभार संभाल सकता है। जैसा कि मैंने अभी बोला हुआ है कि संवैधानिक पद वो खाली ऐसे नहीं किए जाते हैं, मतलब खाली नहीं रखे जाते हैं। जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो पहले वाला ही उस पद पर आसीन रहता है, अर्थात वो वहां पे अपॉइंट रहता है। विशेषाधिकार, यहाँ पे दो विशेषाधिकार दिए गए। क्या क्या राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार हो सकते हैं? देखो एक बार फटाफट। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए या अपने द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यह विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर कुछ भी काम करता है तो क्या है, वो उसके लिए उत्तरदायी बिल्कुल नहीं होता, उससे उसको उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, फ्री है मतलब वो। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई ना तो संस्थित की जा सकती है और ना ही चालू रखी जा सकती है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भी वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तो ना ही उसके साथ में आप कोई दंड जैसा प्रावधान कर सकते हैं, ना ही कोई प्रक्रिया कर सकते हैं और ना ही उसको संस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ना ही चला सकते हैं ना ही चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पे दो विशेषाधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, शक्तियां और कार्य। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की समस्त शक्तियां उसके हाथों में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के पास में कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वास्तविक कार्यपालक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम मात्र का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से। अब संभावना है कि स्टेट में पूछे या यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे। ठीक है, तो इसमें कुछ घुमाने जैसी चीज नहीं है, एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का शीर्ष पद है, जैसा कि हम देख चुके हैं, और राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसका उपयोग वह समय समय पर करता है। साथ ही साथ ढेर सारे कार्य भी हैं जो राष्ट्रपति के पद के साथ जुड़े हुए हैं जिसका वो समय समय पर क्या करता है, निर्वहन करता है और उसको निर्वहन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, खुद से तो काम करता नहीं है, कुछ काम खुद से भी करता है, कुछ डेलीगेट कर देता है। मतलब वो क्या करता है, किसी को, जैसे नहीं कोई आदमी रखता है, ऐसे आप समझो। ठीक है, खड़ी भाषा में। ठीक है, तो वो भी काम करता है उसे तो, लेकिन जो भी काम होंगे ना वो राष्ट्रपति के नाम से ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल से कि कोई दूसरा रख लिया आदमी तो वो अपने नाम से करेगा, नहीं, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ जो शक्तियाँ देख लो, प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालक शक्ति, ये क्या है? जितनी भी नियुक्तियां आप देखते हैं, जितनी भी संवैधानिक बॉडीज जो भी हैं, जितने भी निकाय हैं, उस पर जो भी पदासीन होता है, ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है। और यही उसकी क्या है, प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्ति है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति है, अतः संघीय कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नियुक्तियां और पदमुक्ति से संबंधित अधिकार, तो ये सारे कैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार हैं, अर्थात प्रशासनिक अधिकार भी इनको कहा जाता है। और किसको किसको अपॉइंट करता है, किसको किसको वो पद मुक्ति करता है, ये सारे यहाँ पे दिए गए। कैसे? देखो, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री,
महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के जो भी न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, जल विवाद आयोग है, वित्त आयोग है, लोकसभा मुख्य एवं यहाँ पे जो लोक संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य और जो अन्य निर्वाचक आयुक्त है, और राजभाषा आयोग के जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? कि वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करे, जिनसे ऐसा करना आवश्यक समझे। ठीक है, तो ये परामर्श करता है, ऐसे नहीं हटाता है, परामर्श करने के बाद में ही वो हटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और यहाँ पर और तमाम सारे जो लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और जो भी संसद सदस्य हैं, इनकी अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा निर्वाचन आयुक्त आदि को पदमुक्त भी करता है। साफ साफ यहाँ पे मतलब क्या है भाई? जिसकी वो नियुक्ति करता है उसकी पदमुक्ति भी करता है, जिसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी हमने नाम दिए हैं एक बार देख लेना, क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नियुक्ति को किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये देख लेना कौन कौन जो है वो राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर रहा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से किए जाएंगे और वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। बात समझ में? ये एक स्टेटमेंट देके यूपीएससी में पूछा गया था कि भाई वो क्या, ये राष्ट्रपति जो है वो संसद के कार्य बढ़िया हों, लोकसभा के कार्य बढ़िया हो, राज्यसभा के कार्य बढ़िया हो, तो उसके लिए क्या वो ऐसा कोई नियम बना सकता है? हाँ, बना सकता है। ठीक है, सुचारू रूप से भारत सरकार के जो शासन संबंधी कार्य वो काम करें, कार्य अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए नियम बना सकता है। ऐसा स्टेटमेंट पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, और भी पूछा जा सकता है कहीं दूसरी जगह पे। ठीक है, आगे देखो, ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके, जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ है, और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। ये सारे क्या करता है वो, ये कार्य विभाजित कर देता है। नेक्स्ट देखो, वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है कि बताइए भाई आपके प्रशासनिक और विधायिका संबंधी कार्य कैसे चल रहे हैं, हमें प्रति पखवाड़े बताइए, हर 15 दिन बाद बताइए कि कैसे काम कर रहे हैं, नहीं तो हम खुद ही पूछ लेंगे, आप नहीं बताएंगे तो हम खुद ही पूछ लेंगे। तो ये क्या है, उसको बताने होते हैं। वह अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की भी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, कौन कर रहा है ये सारे काम? यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल स्टेटमेंट देके, तो ध्यान से देख लेना एक बार फटाफट। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये सारे स्टेटमेंट यूपीएससी लायक हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपको देखने हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखने हैं। विधायी शक्ति की बात करें यहां पे, तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी दी गई हैं, जो कि आर्टिकल 74(1) कहता है। क्या कहता है? मंत्रियों की सलाह पर ही कई प्रकार की यहां पर क्या किया गया है, आर्टिकल 74 के तहत मंत्रियों की सलाह पर ही क्या है, विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है तथा उन पर निम्न शीर्षकों के प्रति विचार भी किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो भी विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा ना, वो किसकी सलाह के अनुसार करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बात समझ में आई? चलो, संसद को आहूत करना और सत्रावसान करना, ठीक है, ये भी काम वो करता। आहूत का मतलब समझ रहे हो? बोलता है संसद चालू हो, ऐसे समझो, संसद का सत्र खत्म हो, ठीक है, तो संसद को आहूत करना और उसका संसद का सत्रावसान करना,
विघटन करना, ये सब कौन करता है? ये राष्ट्रपति ही करता है। और यहाँ पे आर्टिकल भी उसके लिए दिया गया है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के सदनों को आहूत करने और उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कह रहा है और आर्टिकल 85 ऐसा बोलता है। गतिरोध हो जाने पर 108 के अनुसार, आर्टिकल है, आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मैं जब संसद के पाठ पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कब गतिरोध, ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन पे गतिरोध होता है और उसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जब हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, कौन ऐसे विधेयक हैं जो कि जिस पे गतिरोध होता है और राष्ट्रपति उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान वहां पे दिया है। आरंभिक अभिभाषण, आर्टिकल 87 बोलता है कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा कि भैया हमने संसद क्यों बुलाई है, क्यों बोला कि सत्र चलाइए। दोनों संयुक्त की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे बात समझ में आ रही है? और साधारण निर्वाचन बात समझ रहे हो? अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, अगर लोकसभा भंग हो जाती है और जब भी नए चुनाव आते हैं, मान लो 5 साल बाद नए चुनाव आ रहे हैं, तो क्या करेगा? वो जो प्रथम सत्र है उसको आरंभ जो है वो यहां से अपने अभिभाषण से करता है, बुलाता है और कारण भी बताता है। बात समझ में आई ना? अरे इतनी तो समझ में आ ही रही होगी, इतना गहराई से मैं बता रहा हूं। ठीक है, सदनों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार, जैसा कि आर्टिकल 80 बोलता है, राज्यसभा में वो 12 और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो सदस्यों को वो नामित कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से कि ये जो 12 हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और ये जो 2 हैं उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो कि वो मनोनीत करेगा या नामित करता है। ठीक है, बात समझ में आई? नॉमिनेट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, तो बहुत कंफ्यूज नहीं करना। प्रतिवेदन, बजट, सीएजी का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश, विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन। अब वो कौन कौन से आयोग हैं? जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, और अल्पसंख्यक आयोग, जितने भी आयोग हैं उनके सबके प्रतिवेदन संबंधित दस्तावेज जो वो संसद के समक्ष रखवाता है, तो ये भी शक्ति उसको प्राप्त है। विधेयक के लिए पूर्व मंजूरी कहां से, उसकी देखो शक्तियां हैं। यहाँ पे संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि कुछ विषयों पर कानून का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। और कौन कौन से हैं, कहां ध्यान देना, बहुत ध्यान से ध्यान दो। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। कहां पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है? आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधान की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ताकि ऐसा करने के पूर्व प्रभावित राज्यों के विचार प्राप्त किए जा सके, मतलब उनसे पूछा जा सके। बात समझ रहे हो? राष्ट्रपति बोलता हम आपको प्रतिवेदन दे रहे हैं, आपके स्टेट का मैं नाम चेंज करने वाला हूं, ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि हम कुछ काम करने वाले हैं, उसका सीमा चेंज करने वाले हैं, कुछ ऐड करने वाले हैं, आप देख लो, अगर आप राजी हो तो भी सही और राजी ना हो तो भी सही। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या करता है, उनसे अपने विचार राज्यों से बोलता है आप विचार करो इस पे। ठीक है, तो ये सब काम करता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 117 1 के अनुसार धन विधेयक संसद के पटल पर रखने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। बात समझ में आई? जब हम संसद पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे 117 के बारे में। 304 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित
करने वाले विधेयक को सदन के पटल पर रखने के पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना, इसी 3 स्टेटमेंट में बन सकता है। ठीक है, विधेयक कानूनी रूप, कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक शक्ति है। वित्तीय शक्ति देख लो, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। यहाँ पे बजट का हम लोग प्रयोग ब्रैकेट में इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का ही प्रयोग नहीं किया गया है। क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब लेखा जोखा बताओ, क्या आया क्या गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। जो भी आपको ग्रांट्स चाहिए ना, जब तक ये सिफारिश नहीं करेगा राष्ट्रपति, आपको कोई ग्रांट्स, कोई अनुदान नहीं मिल सकता है, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। ठीक है, और वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। मान लो कोई आपदा, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप वगैरह वगैरह जो आते रहते हैं, तो इस सब के लिए क्या करता है, वो अग्रिम भुगतान करता। अदृश्य व्यय है, ये दिखता नहीं है। तो क्या करेगा, ये आकस्मिक निधि एक बनाई गई है कि उसके लिए ये अग्रिम भुगतान कर सके। वह राज्य एवं केंद्र के मध्य राज्य के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यहाँ पे राज्य नहीं है, राजस्व रहेगा। ठीक है, राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ओके, तो ये सारी शक्तियां उसकी है। न्यायिक शक्तियां हैं, देख लो 72वां अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है। वह दंड का उन्मूलन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसको आहरण कर सकता है, परिहरण कर सकता है और परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो क्या करेगा, आपको सजा मिल गई है, आपने राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई कि साहब हमको माफ कर दीजिए, तो किसके तहत माफ करेगा, अपनी न्यायिक शक्तियों के तहत माफी देगा आपको। और उसमें क्या क्या है, उसमें ये सारे इन सारे जो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी विधान दिए गए हैं, इसी विधान के तहत, इसी विधि के तहत क्या करेगा, आपको माफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्ति पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती है और उन्हें एक अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है कि भाई ये अधिकार है, हमें दे दीजिए राष्ट्रपति जी, ये हमारा अधिकार है। नहीं देगा। क्या करेगा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है, आपका अधिकार नहीं है मांगने का। ठीक है, और ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की हैं, मतलब कार्यपालिका प्रकृति की हैं, प्रशासनिक नेचर की हैं, तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ऐसे नहीं कर सकता है। कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद, और उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अब आप कुछ चीजें क्या भी समझो, कुछ डीप में चले जाओ कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालक है, वास्तविक कार्यपालक कौन है, प्रधानमंत्री है। बात समझ रहे हैं ना आप, यहां से चीजें आपको क्लियर होने लग रही हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है, इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हैं। मान लो कि कुछ ऐसी चीजें भूल हो गई है न्यायपालिका से, लेकिन माननीय न्यायालय से कोई भूल होती नहीं है। मान लो ऐसी कोई भूल हो गई है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं न्यायालय ने थोड़ा मुझे गड़बड़ जो है वो दंड दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ट्राई कर सकते हैं क्षमा के लिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे खुला हुआ है। अब क्षमादान देख लो, सीधे सीधे क्षमा कर देना, मतलब किसी भी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि और उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध ही ना किया हो। बिल्कुल आप माफी, मतलब आपने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति माफ कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ भी किया ही नहीं था। ठीक है, भले ही आप किए रहे होंगे, भले ही आप कुछ किए रहे होंगे। और यह लाभ पूर्णतया
अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये क्षमादान की शक्ति है। लघुकरण की बात करते हैं, दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना। उदाहरण क्या है इसका? सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना। मान लो आपको बोला गया कि आपको खुदाई करनी है, फिर इसके बाद में बोला गया नहीं ऐसा करिए कि आप सिंचाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है, पहले आप फावड़ा चला रहे थे, तो अब क्या किया है, लघुकरण करके क्या किया है, उसने आपकी जो कठोर सजा थी उसको नम कर दिया, बोला कि सिर्फ आप फुलवारी में आपको पानी डालना है। तो क्या किया, लघुकरण कर दिया। हाँ, दंड का लघुकरण कर दिया। परिहार का मतलब समझो, दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। बात समझ रहे हो यहाँ पे? अवधि, मान लो बोला गया है कि आपको 8 साल खुदाई करनी है। मान लो आपको 8 साल खुदाई करनी है, लेकिन अगर आपने क्षमा मांगी राष्ट्रपति जी से तो क्या करेंगे वो परिहार जब कर रहे होंगे तो आपकी 8 वर्ष की जो खुदाई वाला काम कर रहे हैं उसको 4 वर्ष ही कर दिया जाएगा। मतलब आप यहाँ पे अवधि घटा दी गई है, लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचर है, मतलब जो खुदाई कर रहे हैं आप, ठीक है, वो करते रहिए। ठीक है, तो ये परिहार है। विराम मतलब है दंड में कमी ला देना, और यह विशेष आधार पर मिलता है, जैसे कि गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना। ठीक है, हल्के आप उसको कह सकते हैं कि कुछ विशेष आधार, जैसे गर्भवती महिला वो काम नहीं कर पा रही है तो उसकी जो है सजा पे थोड़ा विराम लगा दिया जाता है जिससे वो बच्चे को दंड दे सके। ठीक है, तो ये क्या विराम। प्राविलंबन, दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषकर मृत्युदंड के मामले में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राविलंबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे। कूटनीतिक शक्तियां हैं, इसके तहत निम्न विषय रखे गए हैं, जैसे विदेशों से संधियां किया जाना, किसके नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रपति के नाम से, विदेश नीति का संचालन होगा राष्ट्रपति के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के नाम से, सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति जो है वो समस्त सशस्त्र सैन्य बलों का प्रधान होता है, अर्थात तीनों सेनाओं वायु, थल और जल अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति के अधिकार विधायी नियंत्रण से बाहर नहीं है। बात समझ रहे हो? इस पे क्या है, विधायी प्रक्रिया चलाई जा सकती है, मतलब विधायी नियंत्रण से ये बाहर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीटो शक्ति। वीटो शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो फटाफट। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार मतलब समझ रहे हो, अस्वीकार करने की अंतिम अधिकारिता किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। इसको हम लोग वीटो बोलते हैं, वीटो। बात समझ भाई? कोई भी पूछे वीटो का मतलब क्या है, अस्वीकार करने की अंतिम अधिकारिता, स्वीकार करने की नहीं, अस्वीकार करने की अंतिम अधिकारिता किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें कुछ वीटो दिए गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक आत्यांतिक वीटो होता है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ध्यान देना, अपने पास अगर वो किसी विधेयक को सुरक्षित रख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सरकारी विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पूर्व ही सरकार किसी कारणवश अगर भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है तथा नई सरकार ने उसे रद्द करने की सिफारिश कर दी है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा इसमें, तो राष्ट्रपति अगर उक्त विधेयक को पारित करना आवश्यक समझे तो उस पर वीटो कर सकता है। बात समझ में आई? क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई अगर एक कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसमें कोई विधेयक पारित किया गया है, तो क्या करेगा वो, अगर वो विघटित हो गई है और दूसरी कोई लोकसभा, नई लोकसभा बन के आती है और अगर वो भी वो उसको पारित करती है विधेयक को, तो उस पर भी वो वीटो कर सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो।
राष्ट्रपति इसका प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, यहां पे क्या है, भेजता है। ओके, क्या करेगा, पारित विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है। अच्छा, पुनर्विचार के लिए जो भेजता है, इसका क्यों भेज रहा है भाई, मत भेजो या पास कर दो। देखो, पुनर्विचार के लिए इस वजह से राष्ट्रपति भेजता है कि अगर सरकार की नीयत अच्छी नहीं है तो आजकल देखेंगे मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में वो सारी चीजें पता हो जाती हैं कि भाई सरकार कुछ ना कुछ गलत नीति बना रही है। राष्ट्रपति क्यों, राष्ट्रपति को ऐसा क्या आन पड़ा हुआ है कि भाई आपका विधेयक वापस कर दे रही है, निलंबित कर दे रही है कि एक बार और विचार करिए, तो इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो इस वजह से क्या है, ये बहुत ही निलंबनकारी वीटो जो है ये कैसा है, बहुत ही अच्छा होता है। एक तो सरकार पे थोड़ा दबाव बनता है कि ऐसा कोई गलत नियम ना बना दे जिससे क्या जनता को उसका लाभ ना मिल सके या उसकी हानि पहुंचे। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का मतलब ही यही है कि भाई कोई भी अगर संसद पारित करती है कोई भी विधेयक, तो ना तो पुनर्विचार के लिए भेजता है कि भाई इसको देख लो एक बार, इसमें कुछ खामियां हैं, और ना ही उस पर अनुमति देता है। ठीक है, ये भी नहीं बोलता कि हम आपको अनुमति दे रहे हैं, और ना ही अनुमति देने से इनकार करता है। ना तो अनुमति देता है, ना तो पुनर्विचार के लिए भेजता है, और ना ही अनुमति रोक के रखता है। ठीक है, और इस स्थिति में विधेयक राष्ट्रपति की जेब में पड़ा रहता है और उसे जेबी वीटो बोलते हैं। ठीक है, इस वीटो का प्रथम प्रयोग 1886 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1886 पर किया गया था। ठीक है, एक विधेयक आया था और वहां पे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और तो इन्होंने क्या किया था, अनुमति देने से ना तो उन्होंने अनुमति दी थी और ना ही इनकार किया था। यह अभी भी राष्ट्रपति की जेब में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का विधेयक था और इस पे बड़ा विवाद भी हुआ था। आप देखेंगे कि उस टाइम राजीव गांधी जी बहुत गुस्से में थे। ठीक है, तो उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने मना किया कि सर अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाइए, क्योंकि अभी हमें थोड़ा काम करना है। नहीं तो उन्होंने पूरा मूड बना लिया था कि ज्ञानी जैल सिंह पे क्या है, हम महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। तो बड़ा इस पे विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये 1886 में, तो इस पे क्या है, ये वीटो, पॉकेट वीटो का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 सब लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 17 आपको सबको पता होगा कि राज्यसभा जो है कभी विघटित नहीं होती है, वो हमेशा काम करती रहती है। केवल क्या है, उसका जो सत्र होता है वो खत्म होता है। लेकिन लोकसभा विघटित होती है, भंग भी होती है, उसका सत्रावसान भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन राज्यसभा हमेशा स्टेबल रहता है और वो हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि संसद के 17 की अवधि में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश जारी कैसे, क्यों ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, मतलब जब संसद जो है कार्य नहीं कर रही हो, कोई एक सदन, देखो राज्यसभा तो हमेशा काम करती है, लोकसभा का सत्र जो है वो विघटित हो जाता है, तो वो क्या ठंडे बस्ते पर चली जाती है। तो जब कोई बहुत जरूरी, मतलब लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक कदम उठाने हो, तब राष्ट्रपति को ये अधिकृत किया गया है, संविधान ने अधिकृत किया हुआ है कि आप अध्यादेश क्या करें, अध्यादेश जारी करें। आपके पास 1, 2, 3 है, आपके पास 1, 2, 3 है, आप इसका प्रयोग करिए। और लोक कल्याण में जो भी कदम उठाने हैं, मान लो बहुत जरूरत आन पड़ी है, तो अध्यादेश आप जारी कर सकते हैं, और उसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसा संसद से अधिनियम पारित, विधेयक पारित होता है और वो एक अधिनियम का रूप लेता, बिल्कुल उसी तरह से ये कार्य करेगा, ऐसा संविधान कहता है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं लोग। अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, परंतु ये इसकी प्रकृति जो है वो अल्पकालीन होती है। मतलब अगर जैसे ही संसद आहूत होती है और उसने उस अध्यादेश को अगर पारित नहीं किया, विधेयक नहीं लाए उसके बारे में, तो वो निरस्त हो जाता है। इसके बाद इसी कारण जो है इसको यहाँ पे अल्पकालीन बोला जा रहा है। बात समझ में आ गई? अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। क्या कह रहा है? कहीं गलत तरीके से, कहीं
कोई उसका गलत इरादा तो नहीं है, इस वजह से तो अध्यादेश जारी नहीं किया उसने। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, उसको न्यायालय में कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि आपने कहीं जो कार्यपालिका है, जो राजनीतिक कार्यपालिका, कहीं उसके बहकावे में तो नहीं आपने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो मतलब उसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, अर्थात न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। बात समझ गए आप लोग, यहां से समझो, ठीक है। और एक विधेयक की भांति ही अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है, मतलब प्रभाव में लाया जा सकता है। हाँ, अभी हम लोग क्या है 2022 में, हो सकता है 2023 से उसको प्रभावी बनाया जा सके। बात समझ गए, तो उसको पूर्ववर्ती डेट से भी क्या किया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निश्चित कर सकता है। ये भी शक्ति है उसके साथ में, क्या कर सकता है, संसद जो है किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित निश्चित कर सकती है। ये सारी शक्तियां किसके पास में, संसद के पास में। और यह किसी कर विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। पॉइंट नोट किया जाए इसको, ओके। परंतु संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आएगी, इसको पॉइंट को नोट करिए, मैं इसको बोल्ड कर रखा हुआ है। यहां से सीधा क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है, ओके। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने, संसद की मंजूरी ना मिलने की स्थिति में 6 हफ्ते की होती है। पॉइंट नोट किया जाए, 6 हफ्ते की होती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है, और इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि 6 महीने और 6 सप्ताह, मतलब आपको 6 सप्ताह ध्यान रखने हैं, 42 दिन नहीं। ध्यान रखना, कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, 42 दिन नहीं, 6 सप्ताह लिखा हो वही काम करेगा। और जब संसद का सत्र ना चल रहा हो एवं किसी विधान की तुरंत ही आवश्यकता हो, मैंने बताया अभी कि जब भी लोक कल्याणकारी या ऐसी कोई जरूरत आन पड़ी है कि नहीं अब तो संसद सत्र में नहीं है और नियम बनाना जरूरी है, तो क्या किया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। और ऐसे अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो किसी संसदीय अधिनियम का होता है, मैंने पहले बता दिया है। और इस अध्यादेश का प्रभाव अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात स्थिति के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। तो कहां कहां नहीं किया जा सकता है वो भी देख लो भाई। अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, संविधान संशोधन में जारी नहीं किया जा सकता है, आपात स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नोट किए जाएंगे, ये यूपीएससी में पूछने लायक बन सकते हैं यहां से स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यहां से 352 और 360, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान का, वहां पे हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352 में दिया गया है, जो कि 3 तरह का है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। परंतु ऐसी भी उद्घोषणा आर्टिकल 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लिखित रूप में संस्तुति दे, ठीक है। ऐसे नहीं, याद करो 1975 25 जून 1900 या 24 जून 1975 की वो रात, ठीक है, जब इंदिरा जी ने एज ए डिक्टेटर की तरह काम करती थी, बिल्कुल एज ए डिक्टेटर की तरह। तो जब राष्ट्रपति से उन्होंने पूछा भी नहीं, किसी को नहीं पता था कि राष्ट्रपति जो है वो हमारे यहाँ आपातकाल लग गया हुआ है। सुबह सबको पता चलता है जब रेडियो में अनाउंस किया कि जो है यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है। तो एज ए डिक्टेटर की तरह काम करती थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे अब क्या किया गया, लिखित अनुशंसा पे काम किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए आवश्यक नहीं है कि युद्ध, यहाँ पे बाह्य आक्रमण, आंतरिक उपद्रव को ही, ठीक है, हो ही, बल्कि ऐसी आशंका पर भी राष्ट्रीय आपात उद्घोषित कर सकता है। मतलब वो ये नहीं
उसको अगर आशंका भी हो रही है कि नहीं उपद्रव होने वाला है, युद्ध होने वाला है, बाढ़ आक्रमण होने वाला है, तो तुरंत उसकी जो है आपातकाल की उद्घोषणा वो कर सकता है। ठीक है, हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको आशंका भी लगती है तब भी क्या करेगा वो 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यहां पे कुछ संशोधन किए गए, फटाफट देख लो। संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 का प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। मोरारजी देसाई जी की सरकार 1978 में आई तो उसने 44वां संविधान संशोधन लाया और उसने कहा कि अगर आपातकाल जैसी कोई उद्घोषणा की जाती है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन में रखा जाएगा, अर्थात न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पॉइंट नोट किया जाए। ओके, अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके समर्थन में संकल्प प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है, पॉइंट इसको भी नोट किया जाए, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर मान लो संसद 6 महीने बाद, साल भर बाद आती है और 6 महीने काम करने के साथ ही अगर उसने ये प्रस्ताव जो आपातकालीन की उद्घोषणा की गई इसका प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तो क्या है, ये 1 महीने के भीतर जो है वो खत्म हो जाए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए और वो विशेष बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। संसद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 6 महीने तक के लिए वैध होती है और उद्घोषणा के अधीन संघ को असाधारण कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रांतों की सरकारें संघ सरकार के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। पॉइंट को नोट किया जाए कि प्रांतों की सरकारें जो है संघ सरकार के निर्देशानुसार काम करने लगती हैं। राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन अवधि में अनुच्छेद 353 का के तहत संघीय कार्यपालिका प्रांतों को किसी भी विषय पर निर्देश भी दे सकती हैं। इसको भी नोट किया जाए। कौन करेगा? सारी शक्तियां। यहां पे एक सिंपल सी बात समझो, जब भी राष्ट्रीय आपात लगेगा तो जितनी भी प्रांत है, जो भी राज्य है, सारी शक्तियां उसकी प्रैक्टिस कौन करने लग जाएगा? संघ सरकार करने लग जाएगी। यही सारी चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। और जबकि साधारण परिस्थिति में ऐसा वह सिर्फ अनुच्छेद 356 और 57 में विनिर्दिष्ट विषयों में से ही कर सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। कौन करेगा? संसद ही करेगा। बाकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह नहीं करेंगे, संसद ही करेगा। जबकि अनुच्छेद 83(2) के तहत साधारण परिस्थिति में 6 महीने के लिए ये किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से में किया जा सकता है और अभी तक 3 बार 1962 चीनी आक्रमण के समय और 1971 पाकिस्तानी आक्रमण के समय एवं 1975 आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। यहाँ पे ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। वित्तीय आपात, जब देश के वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत इसकी उद्घोषणा करके सारी वित्तीय शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। बात समझो ना, यहाँ पे यहाँ की शक्तियां कौन लेगा? राष्ट्रपति अपने पास ले लेता है। ठीक है, इधर क्या है? संसद काम कर रही है। ओके, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां क्या है? फटाफट देख लो एक बार। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। ठीक है, जिस तरह से और किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है इसकी विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या। देख लो, आर्टिकल 74 के अनुसार यहां पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामले और भावी विधेयकों के बारे में सूचना देना। ठीक है, ये क्या उसकी विवेकाधीन शक्ति है। इस तरह 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है और वह प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है और यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग में ला सकता है और इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद को विधेयकों, निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है।
वही बात है, आर्टिकल 78 कहता है कि या तो आप हमें सूचना दीजिए, नहीं तो हम लेने आ रहे हैं। बात समझ में आई? यही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आर्टिकल 78, ठीक है, सूचना दीजिए या हम लेने आ रहे हैं। तो ये क्या है, उसकी विवेकाधीन शक्ति है। और जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकता है या नहीं पाता है, तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ पे उसकी क्या है, विवेकाधीन शक्ति है, अपने विवेक से चुनता है, अपने विवेक से चुनता है वो। निलंबन वीटो में या पॉकेट वीटो में भी क्या है, विवेकी शक्ति प्राप्त है उसको। बोल देगा आपका विधेयक अच्छा नहीं है, इस पर दोबारा विचार करिए, नहीं हम इस पर कोई जवाब ही नहीं देंगे, हम अपने पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, इसकी विवेकाधीन शक्ति है। संसद के सदनों को बैठक हेतु बुलाना, आइए हम बुला रहे हैं, हम कारण बताएंगे, आप आ जाइए, आप आ जाइए, हम कारण बता रहे हैं, तो क्या है, उसकी विवेकाधीन शक्ति है। आर्टिकल 75(3) मंत्री परिषद की सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है, अर्थात मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था पर सम्मिलित रूप से विचार करने को कह सकता है। आर्टिकल 78 यहां पे गिन लेंगे, सॉरी 75, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और लोकसभा का विघटन यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या करेगा, ये अपने विवेक से काम करता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, बात समझ में आ गई? तो ये सारे हमने मुद्दे देख लिए हुए हैं और इसके बाद में हम कल करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में और वहाँ से सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिए और इसको 2 या 3 बार वॉच करना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो चीज़ें सारी निकल जाएंगी। और इसको देखने के लिए धन्यवाद, हम लोग कल मिलेंगे, थैंक यू।